सो बहुत ही इजी टॉपिक हमारे अब आगे हैं अगर अकॉर्डिंग टू प्लांट। सो अब इसमें जो है वो हमने देखना है नास्टिक मूवमेंट्स, यानी प्लांट के वो रिस्पॉन्सेज जो किसी और रीजंस की बुनियाद पे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। अगर हम जो है वो ये देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट देखते हैं, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये डायरेक्शनल होती है। हमने कहा था ना नेगेटिव और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि या टुवर्ड्स द स्टिमुलस होती है या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है। तो इसमें डायरेक्शन होती है, किनमें? ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, वो नास्टिक मूवमेंट्स हैं। बट इसमें भी थोड़ी सी डायरेक्शन बहरहाल बनती है। मैंने आपको कहा है ना ऑलरेडी, ये आर्टिकल पढ़ाने से पहले मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि इस आर्टिकल की अरेंजमेंट बहुत वियर्ड है। इवन आप हायर बुक्स में अगर आप जाकर देखते हैं तो उसमें टोटल आपको कौन कौन सी गिवन होगी, ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं, फिर उसके अलावा वो टर्गर मूवमेंट्स होती हैं एक दो, और इस तरह से बस एक दो मूवमेंट्स, वो भी उन्होंने पता है कहाँ बताई होती है, वो भी आमतौर पर उन्होंने बताई होती हैं रेस्पॉन्सेज के चक्कर में, कि प्लांट रेस्पॉन्स किस तरह करता है। तो वो आप जो है वो देख चुके हैं कि प्लांट रेस्पॉन्स जो है वो ये सारी मूवमेंट्स जो है ये रेस्पॉन्स ही है एक्चुअली प्लांट का, जिसको हमने मूवमेंट का नाम दे दिया है, एक्चुअली वो रिस्पॉन्स ही है। और हायर बुक्स में आप यकीन करें, आप लोग सेकेंड ईयर में आपके लेवल की बुक, ए लेवल में तो डिस्कस ही नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आप ही के लेवल से थोड़ा सा ऊपर की बुक है, सिल्विया स्मेडर एक ऑथर है और एक है कैम्बल, उसमें ये तमाम मूवमेंट सिर्फ रिस्पॉन्स में है, कोई मूवमेंट के नाम की कोई चीज़ जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। सो ये जो हम मजबूरन और ज़बरदस्ती जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना कि लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क है, ये उन बुक्स में एज सच ये डिफरेंस नहीं बताया गया। वो कहते हैं जी प्लांट रिस्पॉन्स करता है बस सिर्फ। अब इनमें से कोई ऐसी मूवमेंट आप बता दें जो रिस्पॉन्स ना हो। ये सारी मूवमेंट्स जो हैं सारी की सारी, पूरे जितनी भी 2 पेजेस का जो आर्टिकल है आपका, ये दोनों पेजेस का आर्टिकल आपका जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं। इनको मूवमेंट्स कहने से बहुत बेहतर है कि इनको रिस्पॉन्स कह लिया जाए। अभी कल जो है वो एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन आया था स्टूडेंट की तरफ से कि ये जो न्यूटेशन है ये वही मूवमेंट है जो टच के जरिए हम कहते हैं कि वो जो क्लाइंबिंग वाइन्स होती हैं, बेल चढ़ती है जो एक रस्सी के ऊपर, तो न्यूटेशन। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने उस वक्त कहा कि जी न्यूटेशन और थर्मोट्रॉपिज्म को मैंने उसी वक्त इसीलिए रिलेट किया था कि थिग्मोट्रॉपिज्म जो है ये भी टच है और न्यूटेशन जो है ये भी टच है। फ़र्क क्या है, इसमें सेल की मूवमेंट है और इसमें ऑर्गन एज एन ऑर्गन पूरी बॉडी की मूवमेंट है। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की दलील देनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं, इनमें आप देख लीजिए कि ये जो इसकी 2 टाइप्स होती हैं नास्टिक मूवमेंट्स की। जी, ये जो नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट, ये वाली टाइप, और एक जो टाइप होती है वो ये वाली होती है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है। निक्टिनास्टिक मूवमेंट और हेप्टोनास्टिक में आप देखते हैं तो निक्टिनास्टिक जो है उसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक फोटोनास्टी है और एक थर्मोनास्टी है। इन दोनों को हमने एक एक करके पढ़ना है। नास्टिक जो है इसका मतलब एक्चुअली होता है इसको हम कहते हैं इसका एक्चुअल मतलब मुझे भूल गया, मैं अभी गूगल से करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका मतलब देखा था, जेन से निकल गया। जो निक्टिनास्टिक मूवमेंट होती है इसमें क्या होता है जरा देखिएगा। निक्टिनास्टिक मूवमेंट में होता ये है कि मूवमेंट आर शोन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ, और दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। अच्छा जी, इसमें फोटोनास्टी, बेटा इतना लेट ना आया करें, बहुत लेट हो रहे हैं आप लोग, टाइम पे आए ना। आप देखें दरमियान में मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है लेक्चर को। जी, निक्टिनास्टिक मूवमेंट और हेप्टोनास्टिक मूवमेंट 2 टाइप थी। अब निक्टिनास्टिक की आगे 2 टाइप है। एक है फोटोनास्टिक, द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द फोटो पीरियड, लाइट का टाइम, द फ्लावर ओपन एंड क्लोजेस ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। अब देखिए इसमें ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। डायरेक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर फॉलो करता है किसको? सन को। सनफ्लावर सन को फॉलो करता है और जिधर जिधर सूरज जाता है उस तरफ अपना रुख करता रहता है। ये डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। अगर एक प्लांट
रोशनी होने पे अपने फूल की पत्तियां ओपन कर लेता है और रोशनी खत्म होने पे फूल की पत्तियों को क्लोज कर लेता है। तो सिर्फ स्टिमुलस क्या है? लाइट, बस। टुवर्ड्स और अवे मूवमेंट नहीं हुई इसमें, इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर है, तो ये नॉन डायरेक्शनल काउंट होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप अगली जो टाइप पढ़ने लगे हैं वो कौन सी है? वो थर्मोनास्टी है। ये देखिए थर्मोनास्टी, इसमें क्या है? इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। द फ्लावर ऑफ टलिप क्लोज एट नाइट बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेटल। अब इसका क्या मतलब है? बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि जब रात में टेम्परेचर कम होता है तो इसकी पत्तियां जो हैं, जो टलिप का फ्लावर है, वो बंद हो जाता है। तो अब देखिए दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। फोटोनास्टी क्या है? रोशनी, उसमें टेम्परेचर मैटर नहीं करता। और थर्मोनास्टी क्या है? टेम्परेचर। जब प्लांट को टेम्परेचर कम फील होता है, उसको पता लग जाता है कि जी अब जो है वो थोड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट आ गया है, यानी शायद दिन खत्म हो गया है, तो अब वो अपने पत्ते क्लोज कर लेता है, फूल की पत्तियों को क्लोज कर लेता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक कमरे में एक प्लांट आप रखते हैं, या एक प्लांट शाम के टाइम में अपने फूल की पत्तियां जो हैं वो क्लोज कर लेता है, कैसे पता लगेगा ये थर्मोनास्टी है या फोटोनास्टी? शाम के टाइम में पत्तियां क्लोज कर रहा है वो, कैसे पता लगेगा कि ये थर्मोनास्टी है कि फोटोनास्टी? क्योंकि दोनों के केसेस में आप देखें, शाम हो रही है, लाइट कम हुई, पत्तियां बंद हो गई, फोटोनास्टी। टेम्परेचर कम हुआ, वो भी कब हुआ? रात के टाइम पर टेम्परेचर कम हुआ, पत्तियां बंद हो गई। अब मुझे बताइए कैसे पता लगेगा कि फलां प्लांट थर्मोनास्टी नहीं करता, फोटोनास्टी करता है, और फलां प्लांट फोटोनास्टी नहीं करता, थर्मोनास्टी करता है? कोई तजर्बा सोचें। चलें, आपको मैं एक क्रिएटिविटी की दावत देता हूँ। क्रिएटिविटी ये है कि कोई तजर्बा सोचें कि मेरे सामने दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट फोटोनास्टिक है, एक प्लांट थर्मोनास्टिक है। मेरे पास 24 घंटे का वक्त है, मैंने पता लगाना है कि 24 नहीं 48 घंटे का वक्त है, मैंने पता लगाना है कौन सा प्लांट फोटोनास्टिक है, कौन सा थर्मोनास्टिक है। तजर्बा, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। चलें, शाबाश। और बहुत ही सिंपल है। सर सुबह के वक्त? किसी भी टाइम पे, आपका टाइम अभी से स्टार्ट है, 48 घंटे का टाइम अभी से स्टार्ट है आपका। सर सुबह तो मौसम ठंडा होता है ना, जी ठीक है। तो फोटो लाइट तो आ जाती है। ठीक है, लाइट आ जाती है। तो सर पता चल नहीं जाएगा कि? अच्छा चलें, गुड गुड सजेशन। और तजर्बा डिजाइन करो, ऑब्जर्वेशन नहीं, तजर्बा डिजाइन करो। अब ऑब्जर्वेशन का टाइम गुजर गया, पहले आंसर कर दे तो शायद गुजर जाता, आप लोगों ने आंसर लेट कर दिया। तजर्बा डिजाइन करो। आपकी सजेशन अच्छी है, ये भी इसके ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। तजर्बा डिजाइन करिए इसका, बहुत ही सिंपल है यार। जी, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई नहीं, कोई तजर्बा नहीं डिजाइन कर सक रहा। या दो प्लांट्स लें, गमले वाले फुल ग्रोन प्लांट, ठीक है। आप के पास दो कमरे हैं, एक कमरे में क्या करें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, लाइट को चेंज करते रहें, और एक कमरे में लाइट कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को चेंज करते रहें। क्या होगा? जिस कमरे में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर उस कमरे में प्लांट ने लाइट को रिस्पॉन्ड किया, टेम्परेचर को ना किया, तो वो प्लांट फोटोनास्टिक है। दूसरे कमरे में लाइट कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है, अगर वो प्लांट लाइट को रिस्पॉन्ड करने के बजाय टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करके पत्तियां ओपन क्लोज कर रहा है, तो वो थर्मोनास्टिक है। इतनी सी बात है। मैंने सर मुझे पता चल गया सर कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। तुम्हें क्या पता लग गया? सर पता चल गया कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, तो बस बताने वाला था, पहले ही आपने बता दिया। अच्छा अच्छा, चले चले, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें अब आप देखिए कि बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है कि इस तरीके से पता लगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक वो कह रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें,
किसी भी सिंपल सी बात को कैसे पता लगाया जा सकता है? बात का तो होता है ना कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है, तो हम बैक्टीरिया की स्लाइड बनाते हैं या टिश्यू काटते हैं, उसको इतना बारीक सा काट के स्लाइड के ऊपर रखते हैं। ये एक अलग चीज़ें होती हैं, ये डिज़ाइन और होते हैं। एक डिज़ाइन होता है जो बड़े सिंपल से डिज़ाइन होते हैं। ये मैं आपके लेवल के डिज़ाइन की बात करूँ, ये आपके लेवल की डिज़ाइनिंग है, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइनिंग है कि फलां पता लगाओ कि फलां ऑर्गेनिज्म कौन से इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है बैक्टीरिया, आप कहते हैं जनाब आपने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें पीएच ज़्यादा है, दूसरा सोल्यूशन बनाया जिसमें पीएच 7 है, तीसरा सोल्यूशन बनाया जिसमें पीएच बेसिक है। तीनों जो हैं और एसिडिक है, सॉरी, तीनों आपने रख लिए और 48 घंटे बाद तीनों में ग्रोथ चेक की, पता लग जाएगा कि कौन सा ये जो बैक्टीरिया आपके पास है, ये बैक्टीरिया कौन सा इन्वायरमेंट प्रेफर कर रहा है। इतनी सी बात होती है, कुछ लवाजमात होते हैं। ये टोटल डिज़ाइन होता है इनिशियल रिसर्च का। वो तो बाद की बातें होती हैं कि रिसर्च कैसे डिज़ाइन की जाए, ये लेकिन ये छोटे छोटे तजुर्बात होते हैं और क्रिएटिविटी ऐसे ही आती है। आपके जहन में ये सवाल आता है कि यार ये कैसे हुआ होगा। फॉर एग्जांपल कभी आपके जहनों में आप लोगों को, आप, हाँ, आपने 11वें चैप्टर में पढ़ा था, मैं सिर्फ आप लोगों को एक क्रिएटिविटी की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि क्रिएटिविटी होती क्या है असल में। 11वें चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किसी भी पिगमेंट की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कैसे काउंट किया जा सकता है, कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसमें आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया था। लाइट पास कर रहे हैं, वो जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है वो ठीक है, जितनी पास होकर आपको एक्सरे फिल्म पर मिल रही हैं वो आपकी लाइट है, वो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। जो रुक गई है वो एब्जॉर्ब लाइट है। इसी तरीके से एक्शन स्पेक्ट्रम के जरिए आपको पता लगता था। एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड आउट करते थे? जो लाइट पास की है उसकी मौजूदगी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाए या ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और कोई मुश्किल, जरा मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं। एक छोटे से स्कूल की लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जा सकता है, इतनी सिंपल सी बात। तो ये छोटे छोटे जो हैं वो क्रिएटिविटी के ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए हमें बहुत से चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। और इसी क्रिएटिविटी से आहिस्ता आहिस्ता आगे हम माइंड खुलता है तो हम आगे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करने के काबिल होते हैं। जी, प्लांट मूवमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो एंड है। इसके बाद आइए नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस इन प्लांट मूवमेंट। बच्चे इसको हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 17 के साथ। ये आप लोगों ने मुझे लाजमी याद दिलाना है, ये चैप्टर नंबर 17 के साथ टॉपिक हमने पढ़ना है। सो इसको हम जो है वो यहाँ पर स्किप करेंगे। इसका असल में बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि यहाँ पर ना कुछ वो बाहा, ये देखें, ये इंडोल एसिटिक एसिड, ये प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट का हार्मोन है और ये जो प्लांट हार्मोन है ये मौजूद है 17 चैप्टर में। तो इंशाल्लाह ये उसके साथ पढ़ेंगे, लिहाजा आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है। आगे चलते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में सपोर्ट एंड मूवमेंट कैसे होती है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि बच्चे अब ये आपके सामने सबसे पहली बात ये है कि ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया ना, ये वाला पैराग्राफ जो है ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये लॉन्ग में आ जाया करता है, ठीक है, ये आपको बोर्ड में लॉन्ग में आ सकता है। देन अगेन उसके बाद अगला जो है एक्सोस्केलेटन, ये जो है ये लॉन्ग में आता है और आम तौर पर ये जो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ये कहाँ से लॉन्ग में आता है? ये आता है इधर से, हाँ, ये वाला, ये ऑर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन है। इसमें आपको 3 एक्सोस्केलेटन देगा। वो एक्सोस्केलेटन क्या होता है बाद में बात करते हैं। इसमें वो आपको 2 टाइप के एक्सोस्केलेटन देगा। एक है सिंपल, सिंपल किसका है? मोलस्क का, मोलस्क, फाइलम मोलस्क का, जो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसकी डायग्राम इंतहाई, अब मैं क्या अल्फाज जो हैं वो यहाँ पर कसीदे पढ़ूँ, जिन्होंने बुक अरेंज की है, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं मेरे, लेकिन इंतहाई गलत अंदाज से जो अरेंज की हुई चीज़ है वो ये है कि इस आर्टिकल की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस आर्टिकल की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी उतनी ही कम डायग्राम दी नहीं हुई, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अलग से डायग्राम के जरिए पढ़ाऊंगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया करता है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड, ठीक है। आमतौर पर जो बोर्ड का ट्रेंड है वो ये है कि आपको एक्सोस्केलेटन का आर्टिकल कंप्लीट नहीं दिया जाता, या आपको दिया जाता है इतना कि डिस्क्राइब एक्सोस्केलेटन एंड राइट अ नोट ऑन द एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का, ठीक है। या तो आपको ये 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे या फिर क्या होगा, डिफाइन एक्सोस्केलेटन एंड राइट अ नोट ऑन एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड, ये वाला, ठीक है। और एक और भी हो सकता है कि
व्हाट डू यू नो अबाउट एक्डाइसिस और मोल्टिंग, व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड इन मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस। यहाँ से यहाँ तक भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और ये तीनों आपको बोर्ड में नजर आ जाएंगे, चाहे वो सरगोदा बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, कोई भी है। ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से यहाँ तक, ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर आप इसको ऊपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन इतना भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक्सोस्केलेटन। उसके बाद आता है एंडोस्केलेटन, यहाँ से शुरू होता है। उसके क्या है वो बाद की बात है, फिलहाल अभी हमें जो है हमारे सामने जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चे जो स्केलेटन है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन उसका सपोर्टिव फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो चीज होती है जो उस ऑर्गेनिज्म को बॉडी शेप लाने में हेल्प करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक बॉडी शेप जो है, जो भी चीज डिफाइन करेगी वो उसका स्केलेटन होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सेकेंडरी वॉल है उसकी प्रेजेंस हर प्लांट के लिए क्या है, सेकेंडरी वॉल की प्रेजेंस हर प्लांट के लिए स्केलेटन की अहमियत रखती है, ठीक है। सो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी सपोर्टिव फ्रेमवर्क एनिमल्स का, क्योंकि प्लांट्स में तो बल्कि इवन किसी भी किंगडम में स्केलेटन नहीं है, और एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनमें स्केलेटन नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर देखते हैं तो जो एनिमल्स हैं उनमें सपोर्टिव फ्रेमवर्क जो बॉडी शेप की में हमें हेल्प करेगा, वो जो फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है, स्केलेटन। इसके आगे जो है वो हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, और वो क्या है कि जो हमें मूव करने में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट। और मूवमेंट भी कैसे, जॉइंट्स के जरिए, क्योंकि मसल्स जो हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि स्केलेटन विदाउट मसल एंड मसल विदाउट स्केलेटन आर यूजलेस। बगैर मसल के स्केलेटन और बगैर स्केलेटन के मसल्स दोनों यूजलेस हैं। तो इसमें स्केलेटन की अहमियत यह है कि स्केलेटन एक तो मसल्स को, जहां जहां मसल्स बनने हैं उन जगहों की फॉर्मेशन में स्केलेटन हेल्प करता है। लेकिन स्केलेटन मूव किसके जरिए करता है, मसल्स के जरिए। लेकिन मूवमेंट, अब अगर सारी हड्डियां रिजिड हों, फॉर एग्जांपल मेरा ये बाजू जो है ये अपने इस एल्बो जॉइंट पे मुड़ सकता है, ठीक है, इस एल्बो जॉइंट पे मैं इस बाजू को मोड़ सकता हूं, लेकिन ये एल्बो जॉइंट अगर जैम हो जाए, अक्सर आपने सुना होगा कि फलां की हड्डी फ्रैक्चर हुई और यहाँ पर रॉड डल गया, अब वो बाजू ऐसा ही है, वो इससे ज्यादा मूव नहीं कर सकता, वो ऐसे बाजू को मोड़ नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि स्केलेटन जो जॉइंट प्रोवाइड कर रहा था वो जॉइंट नहीं रहा, ठीक है। तो हमें मूव करने के लिए और बहुत से और ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए स्केलेटन यानी हमारा जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है जॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्सोस्केलेटन इज टफ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड, जी ये देखिए तीन फंक्शंस अब यहाँ पर हम देखेंगे। नंबर 1 प्रोटेक्शन, नंबर 2 शेप शेप एंड नंबर 3 सपोर्ट। ये तीन फंक्शन आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके स्केलेटन का फंक्शन क्या हो सकता है। उसके बाद उसकी कंपोजिशन बताई हुई है आपको, ये आप देख लीजिएगा। 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं स्केलेटन इज नॉट, यहां मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि स्केलेटन इज नॉट नेसेसरीली मेड ऑफ बोन्स। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बोन्स भी होती हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पूरा स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ था, फॉर एग्जांपल शार्क। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका पूरा स्केलेटन जो है वो कैल्शियम क्रिस्टल से बना होता है, जैसे ये नीचे आप पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें कैल्शियम क्रिस्टल से और कैल्शियम के साथ साथ और भी डिपोजिशन होती है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नो क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल नहीं होता, लेकिन वाटर प्रेशर की सपोर्ट होती है, वाटर प्रेशर सपोर्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म वाटर को एज ए सपोर्ट यूज करते हैं। और जो स्केलेटन वाटर को, जो मसल, अच्छा इसमें अब जो बात सही करने वाली है वो ये है कि जो मसल, इसको मैं यहां पर आपको सेंटेंस लिख देता हूं कि मसल दैट यूज वाटर प्रेशर फॉर, नहीं इसके आगे आप लिखेंगे टू मेंटेन द
proper body shape make hydrostatic skeleton. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो वाटर एक्सर्ट करता है किसी भी जगह पर. अब ये देखिए इस ये जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, इससे क्या मुराद है. ये वाला सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपको क्लियर कट क्या बता रहा है कि जब मसल वाटर के प्रेशर को यूज करेंगे, जब मसल वाटर के प्रेशर को यूज करेंगे बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसा स्केलेटन जिसमें वाटर को यूज किया जा रहा हो, यानी वाटर के प्रेशर को, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाएगा. इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोगों की बुक में इन्होंने 3 पहले तो मेंशन की हुई है, नाइडेरियन, एनेलिड्स एंड सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स. जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नाइडेरियंस कौन से हैं. नाइडेरियंस कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? पढ़ा हुआ है. फाइलम नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, नाइडोसाइट्स, नेमेटोसिस्ट, टेंटिकल्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. और यार अब तो बूझ लो, इतनी हिंट्स दे दी, अब तो बूझ लें. हाइड्रा, ये हाइड्रा एवेंजर्स वाला हाइड्रा नहीं है, ये हाइड्रा मैं बात कर रहा हूँ, वो हाइड्रा जो आपने 12वें, 13वें और 14वें चैप्टर में पढ़ा. एनिमल, एंडोडर्म, एक्टोडर्म उसमें होती थी. उसके टेंटिकल में स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते थे, डंग मारने वाले सेल्स, जिनको हम कहते थे नाइडोसाइट्स. और उसके अंदर एक छोटी सी डिबिया होती थी जिसमें से उसका जो स्टिंग है वो बाहर आता था, उसको आप कहते थे नेमेटोसिस्ट. ठीक है, तो नाइडेरियंस वो होते हैं. एनालिड्स में अर्थवॉर्म आ जाते हैं. सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल ये टेक्निक कौन यूज करते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स की कोई एग्जांपल है आपके जहनों में? बेटा ये जो है ना, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये झंझोड़ा जाता है इन चैप्टर्स में, मुझसे लिखा नहीं जा रहा. जी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की कोई एग्जांपल आपके जहनों में? प्लेटी का मतलब फ्लैट, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, बिल्कुल पिचके हुए. प्लेनेरिया. जी, प्लेनेरिया, शाबाश. प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है. फिर इसी तरीके से एस्केल्मिन्थ्स भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यूज करते हैं. अब एस्केल्मिन्थ्स कौन से हैं? एस्केल्मिन्थ्स की कोई एग्जांपल? एस्केल्मिन्थ्स होते हैं राउंड वॉर्म, जिनको हम नीमाटोड्स भी कहते हैं, ड्यू टू पॉइंटेड वॉर्म्स. ये जो एस्कैरिस वगैरह हैं या और पैरासिटिक थे. अब इनमें क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अब पढ़ लेते हैं हम. अच्छा, यहाँ से जो बात साबित होती है वो क्या है कि सिर्फ नाइडेरियंस और एनिलिड्स में ही नहीं है, बल्कि आगे आप लिखेंगे साथ साथ कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी आप इसकी एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स. और जो एस्केल्मिन्थ्स है वो भी आप इसकी जो है वो एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं. वैसे दोनों के शुरू में दोनों के एंड पे हेल्मिन्थ्स का वर्ड आ रहा है. हेल्मिन्थ्स का मतलब क्या होता है? ओह खुदाया, क्या सवाल पूछ रहे हैं सर. हेल्मिन्थ्स का मतलब क्या होता है? शुएब, अवैस, नलाइको, तुम लोग. हाँ, शाबाश, ये बताया हुआ मैंने. हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म. ये जो टेप वॉर्म होता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, WORM वॉर्म. ठीक है, WARM वॉर्म नहीं, गर्म वाला नहीं, WORM, HELMINTH, हेल्मिन्थ मीन्स वॉर्म. और इसकी स्टडी को आप कहते हैं, हर वॉर्म की स्टडी को आप कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी. ठीक है, याद आया? कुछ बताया था मैंने ये फर्स्ट ईयर में. जी. अब देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है सी एनीमनी. ये ऑर्गेनिज्म आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा होगा अगर आपने फाइंडिंग नीमो देखी हो. ठीक है, तो फाइंडिंग नीमो जो एनिमेटेड फिल्म है, अगर आपने वो देखी है तो वो ये वाला ऑर्गेनिज्म आपने अच्छे तरीके से देखा होगा. इसका ताल्लुक जो है वो नाइडेरियन से है. जो एनीमनी है इसका ताल्लुक नाइडेरियन से है. इसमें ये स्केलेटन होता है. अब ये करता क्या है, जरा एक दफा हम देख लेते हैं. देखिए, सी एनीमनी है कौन सा ऑर्गेनिज्म? लेट्स सी. ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सी एनीमनी है. अब आप लोगों में से जिसने देखी होगी
ऑब्वियसली फाइंडिंग नीमो उसको याद आ गया होगा कि जो उस फिल्म का जो है असल फोकस फिश है, क्लाउन फिश, वो इसके अंदर रह रही होती है, ठीक है। अब ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करें ना, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये देखिए, ये तो इसके सारे टेंटिकल्स हैं, ये जो बाहर के ये सारे हैं, ये टेंटिकल्स हैं इसके, ठीक है, इनके जरिए ये डंग मारता है। ये जो बॉडी है, निचला हिस्सा, ये इसकी सपोर्ट है, एक्चुअली ये इसका स्केलेटन है। ये तो सारे टेंटिकल्स है ना ऊपर वाले, इसका जो बॉडी को सपोर्ट दे रहा है स्केलेटन, वो नीचे की साइड पर होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन कट करें तो ये कुछ ऐसी शेप निकलती है, जिसमें ये देखिए इसने यहां पर मेंशन किया हुआ इंटेस्टाइनल ल्यूमिन, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ये तो हो गई इसकी गट, ये जो अंदर वाला एरिया, ये गट है। इस गट के दरमियान में आपको वाटर मिलेगा, ये गट, ये आउटर वॉल, और ये कुछ सेल्स इर्द गिर्द रहे जो है। बेटा मेरा माउस नजर आ रहा है ठीक तरीके से? जी बताइएगा जल्दी से। यस सर, आ रहा है। अब इसमें जरा फोकस कीजिएगा माउस के ऊपर, मैं जरा इजी मूवमेंट इसकी इजी कर देता हूँ। ये एरिया जो है, ये वाला, ये है गट, ये बाहर वाली ये आउटर वॉल हो गई, ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्यूटिकल, जिसको इसने क्यूटिकल मेंशन किया हुआ, ये इसकी आउटर वॉल हो गई। ये अंदर हैं सारे सेल्स अरेंज हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये इसके बॉडी, आउटर बॉडी वॉल के सेल्स हैं। आउटर बॉडी वॉल और जो ये है गट है, इसके दरमियान में एक ही बड़ी सारी कैविटी है, इसको आप क्या कहते हैं, सूडोसिलोम, सूडोसिलोम है, ठीक है। और ये जो कैविटी है, इसके अंदर कोई बोन नहीं है, इसके अंदर आपने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है वाटर, और वो जो वाटर भरा हुआ है उसके जरिए इसके जो बाहर के मसल्स होते हैं वो इस वाटर पे जोर डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें कि आपके पास जो है वो ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में ये ऐसे पिचकी हुई है, इसमें आपने वाटर भरना शुरू किया तो ये इसकी दोनों वॉल्स जो पिचकी हुई थी वो अवे मूव होना शुरू, ठीक है। अब जब आप इस वाटर पे प्रेशर डालेंगे तो मसल इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, क्यों, अंदर वाटर मौजूद है। तो अब आप अगर इस सिचुएशन को देखते हैं तो एक्चुअली क्या हुआ है, जस्ट लाइक हाइड्रा, ऊपर माउथ मौजूद है, माउथ से आएगा वाटर, और वाटर जब अंदर आएगा तो इसकी जो ये वॉल्स होंगी ये एक्सपेंड होंगी, और जब ये एक्सपेंड होंगी तो इसके अंदर एक्चुअली इसकी एक्सपेंशन, ये जो आपको यहाँ पर इसका ये इतना बड़ा एक्सपेंडेड हिस्सा नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, इसके अंदर वाटर फिल हुआ हुआ है, और ये अपनी इस बॉडी शेप को वाटर के जरिए मेंटेन करता है। वाटर रिमूव हो गया, ये खत्म हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसका स्केलेटन खराब हो जाएगा। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसमें देखिए ये दरमियान वाला, माउस पे गौर कीजिएगा, ये दरमियान वाला हिस्सा गट है, ये आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल के सेल्स हैं, ठीक है, ये आउटर वॉल के सेल्स हैं यहां पर, और अंदर की तरफ भी। गट और आउटर वॉल के दरमियान में मजीद कोई कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि यहां पर सारा क्या भरा हुआ है, यहां पर सारा वाटर भरा हुआ है, और ये जो वाटर है ये हेल्प करेगा क्या करने में, स्केलेटन को मेंटेन करने में, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना, मुझे आप अगर टाइम मिल जाता है, वो सॉफ्टवेयर लग रहा है जल्दी खुल जाए, अगर वो सॉफ्टवेयर अभी भी मेरे कंप्यूटर में है, मुझे नहीं लग रहा। हाँ है, ठीक है, इसको ना मैं पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चल भाई, ठीक है, ओके, जैसे आपको वाह, खूब टाइम ज़ाया हो रहा है। जी ये देखिएगा,
ये देखें, ये जो एरिया है ये है इसका माउथ, ठीक है। वाटर ने इधर से अंदर जाना है, वाटर ने इधर से अंदर जाना है और एब्जॉर्ब हो जाना है, किसमें, इस कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाना है, ठीक है, और इधर से भी एब्जॉर्ब होना है। अब इस सारे एरिया में वाटर मौजूद है। ये जो वाटर मौजूद है आपको अच्छे तरीके से पता है, ये वाटर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब ये वाटर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये स्केलेटन, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी शेप को मेंटेन रख सकेगा। ये शेप मेंटेन वाटर की वजह से हो रही है, लिहाजा इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आप इसको कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप जो है वो थोड़ा सा गौर करें इस डायग्राम के ऊपर, तो इस डायग्राम के मुताबिक भी तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन यहाँ पर भी है कि ये जो इसकी शेप है, ये वाली शेप इसकी जो है वो वहाँ पर थोड़ा ब्लैक ही है, इसे नज़र नहीं आया। यहाँ पर इसके अंदर एक्चुअली जो मेंटेनेंस हुई हुई है वो सारी की सारी वाटर की वजह से इसकी बॉडी शेप की मेंटेनेंस हुई हुई है। तो ये जो सिचुएशन है कि जब बॉडी वाटर को यूज़ करती है तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, ऐसे स्केलेटन को आप कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, अब इसके बाद आइए, आपकी बुक में जो एक और आपको स्केलेटन अवेलेबल है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वो है अर्थवॉर्म का। बहुत ही इजी है क्योंकि हम समझ चुके हैं, लिहाजा अर्थवॉर्म का जो स्केलेटन है वो जरा देख लेते हैं। देखिए, अर्थवॉर्म जो है उसके बारे में हमने एक बात की थी उस दिन कि ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है। और सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इसके हर दो स्केलेटन के दरमियान में इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट। ये देखिएगा, ये एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये देखें, ये वाले, बल्कि यहां से हम ज्यादा मार्क करते हैं, जहां जहां रिंग है वहां वहां इसकी बॉडी का एक एक पार्ट अलग हो जाता है। और आप अगर इसके सेगमेंट अलग अलग कर देते हैं तो इसके सेगमेंट जो हैं उनमें रीजनरेशन पावर भी होती है, गालिबन, मैं यकीनन नहीं कह रहा, गालिबन इसमें होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जिस भी इंसेक्ट की, जिस भी वॉर्म की बॉडी के ऊपर रिंग्स मौजूद होते हैं, इस तरह से ये देखिए रिंग्स मौजूद हैं, उसको आप कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। और रिंग भी किस तरह, ये देखिएगा, एक रिंग ये और एक रिंग ये। अब इसके आगे एक रिंग ये है, एक रिंग इस तरफ है। अब जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों रिंग्स के दरमियान में जब वॉल मौजूद होगी, ये इस तरह से दोनों के दरमियान में जब वॉल मौजूद होगी तो इस वॉल को आप क्या कहते हैं, दिस वॉल इज नोन एज सेप्टम, SEPTUM। इस वॉल को आप कहते हैं सेप्टम यानी दीवार। यानी ये जो सेगमेंट है इसके अंदर जो भी ऑर्गन है वो इन दो वॉल्स के दरमियान में बंद हैं। क्योंकि ये इन दो वॉल्स के दरमियान में बंद होते हैं, लिहाजा इसको एक अलग पार्ट कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सेगमेंट है। इस वजह से हम इसको सेगमेंट जो है वो शुमार करते हैं। अब आइए असल बात के ऊपर, जो यहाँ बात है असल में करने वाली, वो कौन सी है कि ये जो सेगमेंट है, दो सेगमेंट्स के दरमियान में मौजूद है सेप्टम। ये बात हो गई थी, इनके दरमियान में सेप्टम मौजूद है, इसके अंदर मौजूद होता है वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनिज्म ने अगर अपना प्रॉपर बॉडी शेप मेंटेन करनी है, जो आपके सामने ये बॉडी शेप मौजूद है, अगर इसने पूरी बॉडी शेप मेंटेन करनी है तो फिर ऐसी सूरत में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने हर सेगमेंट में, एवरी सेगमेंट मस्ट कंटेन द वाटर, हर सेगमेंट में वाटर मौजूद होना चाहिए। जब हर सेगमेंट में वाटर मौजूद होगा तो बिल्कुल ये एनीमनी वाला रूल जो है वो होगा कि जितना अच्छा वाटर होगा उतना ये सेगमेंट जो है वो एक्सपेंडेड होगा और जो अर्थवॉर्म है वो अपनी प्रॉपर शेप में होगा। अगर आपने अक्सर सुना होगा, चले आइए अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अक्सर आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म के ऊपर नमक डालो तो क्या होता है, मर जाता है ना। अर्थवॉर्म के ऊपर अगर आप नमक डालते हैं, खाना नहीं नमक डाल के, मसाले के लिए नहीं ऐड कर रहे, अगर आप उसको, अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं पंजाबी में,
क्या कहते हैं? किधर गई आवाम? सुत्ते पे हो? अर्थवॉर्म को पंजाबी में कहते हैं गंडोया। अगर उस गंडोए के ऊपर आप नमक छिड़क देते हैं तो ये बिल्कुल तड़प तड़प के मर जाता है, ये बिल्कुल ना सुकड़ जाता है। अगर ये इतना जो है वो इलोंगेटेड है ना अर्थवॉर्म, इसके ऊपर आप नमक छिड़केंगे तो ये तड़प तड़प के बिल्कुल इतना हो जाएगा। क्यों भला? जल्दी से आंसर करें, नमक छिड़कने की वजह से ऐसा क्यों हुआ? सुकड़ क्यों गया ये? वाटर लॉस होने की वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। बच्चे हर सेगमेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? हर सेगमेंट डिपेंड कर रहा था वाटर पे। हर सेगमेंट डिपेंड कर रहा था वाटर पे। जब आपने नमक छिड़का तो इसकी बॉडी में से वाटर बाहर आ गया, जिसकी वजह से ये मर जाएगा। इसका सारा स्केलेटन खत्म हो जाएगा ना। जब आपने एक दफा नमक छिड़क दिया तो आपने बाहर का एनवायरनमेंट क्या कर दिया? हाइपरटोनिक। बॉडी से वाटर बाहर आ जाएगा। बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक करने से बॉडी से जब वाटर बाहर को आएगा तो इसकी बॉडी का स्केलेटन सोर्स यानी वाटर सारा का सारा खत्म हो गया, तो इसकी बॉडी सुकड़ जाएगी और ये मर जाएगा। ठीक है, तो अब जरा जल्दी से एक दफा इधर देख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है? इन अर्थवॉर्म द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स। ये देखिएगा, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेप्टा। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर सेप्टा मौजूद हैं। हर जो सेगमेंट है इसके दरमियान एक एक वॉल मौजूद है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल कॉजेज कंपोनेंट्स टू इलोंगेट। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये वाला, ये हमने दोबारा पढ़ना है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये मैं पढ़ाऊंगा एक और आर्टिकल है आगे उसके साथ। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल जो आपने बात को समअप करना है वो ये है कि हर सेगमेंट के अंदर वाटर मौजूद है और हर सेगमेंट का वाटर हेल्प कर रहा है बॉडी शेप मेंटेन करने के लिए। अगर वाटर निकल जाता है बॉडी शेप खराब हो जाएगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई सर। सिंपल ही आर्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन है फिर आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। अगली क्लास में 2 मिनट रह गए हैं तो आप लोग जल्दी से पहुंचे।